हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आईएफएससीए के बारे में मेरे पास दो गुड न्यूज़ है, वो हम देखेंगे। और आप बताइए आपके लिए गुड न्यूज़ है या नहीं है, और आप आज कल कौन से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि मैं जो सेंस कर रहा हूँ, आपको पता है, जब हम स्टूडेंट से बात करते हैं, टेलीग्राम का डिस्कशन देखते हैं, यूट्यूब के कमेंट्स देखते हैं, तो अभी मैं ये सेंस कर रहा हूँ कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें सारे स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। आप मुझे बताइए ये मेरा सेंस जो सही है या गलत है, कि थोड़ा सा पढ़ाई करने में थोड़ी मुश्किल हो रही है और प्रोक्रेस्टिनेशन का मन करता है, टाइम पास करने का मन करता है, उतनी एनर्जी नहीं आ रही है। तो ये मेरा सेंस है, ये सही है या गलत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तभी मैं कह सकता हूँ कि मैं जो अंदाज़ा लगा रहा हूँ वो सही है ना या गलत है। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में आने से पहले 20 अप्रैल को, यानी कि आज आरबीआई गेडबी का एक वर्कशॉप है इवनिंग में 8 PM को। तो यहाँ पर हम आपकी जितनी सारी क्वेरीज है, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उनकी क्वेरी पूछी है। तो नीचे कमेंट्स एक फॉर्म है कमेंट सेक्शन में, आप उसको भी फिल कर सकते हैं। और ये जो एस्पेक्ट है मोस्टली कि टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए, उसकी कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर कैसे लिखने हैं, ये तो सिर्फ दो क्वेश्चन हम टॉप में यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं। बाकी भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है आपके आरबीआई गेट भी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के बारे में, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। आज शाम को 8 बजे हम इसको डिस्कस करेंगे लाइव फॉर्मेट में, जूम मीटिंग में। मैं उसका लिंक जो है मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डिस्कस करूँगा। और ये एक वीडियो है मैंने बनाया था, बहुत मेहनत करके ऐसे वीडियो मैं लाता हूँ, क्योंकि आपको पता है इजीली ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन जो पढ़ाई वाले वीडियो है ना, वो बहुत कम लोग देखते हैं। ऐसे लोग देखते हैं कि जिनको रियली जॉब में जाना है। अदरवाइज टाइम पास वाले, इधर उधर के थोड़े मसाला वाले, नोटिफिकेशन डेट वाले, ऐसे वीडियो ज़्यादा लोग देखते हैं। तो ये वीडियो आपको देखना है, आपको पढ़ाई के लिए बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या फर्स्ट गुड न्यूज़ क्या है, अगर आप पहले देखेंगे तो इसका जो लास्ट डेट था अप्लाई करने का वो 21 अप्रैल था, यानी कि कल, करेक्ट, संडे को। आज है 20 अप्रैल, सैटरडे। अभी ये लास्ट डेट था, लेकिन आपको पता है अभी इलेक्शन चालू है, उसके वजह से थोड़ा सा जो रिक्रूटमेंट का साइकिल है वो थोड़ा सा बिगड़ गया है। कुछ लोगों को इलेक्शन की ड्यूटी है, और बहुत सारा मतलब जो आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो अभी ये 21 अप्रैल था लास्ट डेट अप्लाई करने का, अभी वो बढ़ा के अगर आप देखेंगे 23 मई हो गया है। नियर अबाउट उन्होंने 1 महीने से ज़्यादा टाइम से ये डेट एक्सटेंड किया है। उस हिसाब से एक ये अच्छी न्यूज़ ये है कि एक्सटेंड हो गया है। इसका मतलब है जो कुछ भी इसका एग्ज़ाम पहले होने वाला था अभी वो लेट होगा, आपको टाइम मिलेगा पढ़ाई करने का। तो कुछ लोग उसका यूटिलाइजेशन यहाँ पर कर सकते हैं पढ़ाई करने के लिए। और आपको पता है आरबीआई का भी आएगा, फिर उसके बाद सेबी का भी आएगा, फिर उसके बाद आईएफएससी का आएगा। आपके पास बहुत टाइम है यहाँ पर, तो तीनों एग्जाम का साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो आप किसी भी एक एग्जाम पे फोकस यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जो सेकंड गुड न्यूज़ है, पहले अगर आपने देखा होगा मेरे जितने सारे वीडियोज़ है उसमें मैंने कहा था कि ये जो आईएफएससी का इस बार रिक्रूटमेंट आया है उसमें सीट बहुत कम है, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं बनता इस एग्ज़ाम को। सिर्फ अगर कोई इसी एग्ज़ाम को टारगेट करना चाहता था पहले, तो मैं उसको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता था कि भाई एक सीट के लिए आप कितनी यहाँ पे मेहनत डालेंगे। लेकिन अभी बीच में 1-2 दिन पहले मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है कि आईएफएससी में काफ़ी बड़ा एक्सपांशन होने वाला है, बहुत सारे नए नए काम आ रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी अगर आप देखेंगे इस साल 11 जो थी वो वैकेंट सीट थी 11, और उन्होंने 10 का नोटिफिकेशन लाया है, यानी कि जितनी कैपेसिटी थी फुल उन्होंने यूटिलाइज कर ली। लेकिन अभी आगे आने वाले साल में ये जो अभी 24 है हमारा रिमेनिंग एंड 25, ठीक है, ये इसमें काफ़ी एक्सपांशन होगा, काफ़ी सारी वैकेंसीज क्रिएट होगी। तो पहले टाइम आपको पता है जो ओपन रिक्रूटमेंट हुआ था थ्रू एग्जामिनेशन, उसके पहले तो वो यूपीएससी के थ्रू उन्होंने कैंडिडेट को लिया था, तो 20 वैकेंसी आई थी। अभी दिस ईयर 10 है, यानी कि टोटल उन्होंने 30 किया है। तो अभी जो अगला आएगा वो इससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो अंदाज़ा है अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, तो पहला वाला जो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन था 20 का, उससे ज़्यादा आएगा, तो 20 to 40 के आसपास ये अगला नोटिफिकेशन यहाँ पर आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कहीं पे ऐसे लिखा नहीं है। लेकिन जो आपको पता है सर्कमस्टेंसेस से जो हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं वो ये है। तो इसीलिए अगर आप इस बार थोड़ा भी प्रिपरेशन करके अगर एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, कुछ लोग फुल प्रिपरेशन करके भी दे सकते हैं, क्योंकि मुझे कुछ लोग ऐसे पता है कि जो आरबीआई के लिए भी एलिजिबल नहीं है, सेबी के लिए भी नहीं है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है। तो अगर आप इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 50% से ज़्यादा और फुल के आसपास करेंगे, तो
रेयर चांस है इस साल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगले साल जब वैकेंसी आएगी तब आप थोड़ा एडवांटेजेस पोजीशन पे रहेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये ऑर्गेनाइजेशन में जाने का बहुत मन है, क्योंकि अभी एक ही जगह पे ये ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी लोकेशनल स्टेबिलिटी मिलेगी, सैलरी भी बहुत अच्छी है, काम भी यहाँ पर बहुत अच्छा है। तो जिनको आईएफएससी में जाने का मन है, मैं उनको कहूँगा कि दिस ईयर का जो नोटिफिकेशन है वो पढ़ाई जो है वो आप अच्छे तरीके से कीजिए। यानी कि आपको देखो, जो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे उनका तो इस साल का भी सिलेक्शन होने के चांसेस है। और अगर आप फेज़ 1 क्लियर करते हैं, फेज़ 2 क्लियर करते हैं, इंटर तक पहुंचते हैं और नहीं हो पाएंगे, तो अगले साल फिर आप बहुत एडवांटेजेस पोजीशन पर रहेंगे। तो ये मेरा कहना है, जिनको इसके बेसिस पे कुछ डिसीजन लेना पड़ता है वो ले से। देखो, ये वीडियोस में क्या होता है, मैं मेरा व्यू बताता हूँ, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं कि सारे लोग मेरा व्यू सुने। आपका कुछ अलग भी यहाँ पे व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा जो काम है, कुछ लोगों को इससे डेफिनेटली बेनिफिट होता है। अगर आप देखेंगे, नाबार्ड का भी आया है, मैंने इतने लोगों को कन्विंस करके फाइनेंस में और आईटी में भरने का रिक्वेस्ट किया था, वो उन्होंने भर दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। पिछले 3-4 साल से वो जनरल इसमें क्रैक नहीं कर पा रहे थे, फेज़ 1 भी नहीं कर पा रहे थे। मैं नाबार्ड की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए कोई सामने आपको एडवाइस देता है तो उसको अच्छे तरीके से आपको इवेल्युएट करना है, क्योंकि आपको एडवाइस देने वाले 100 लोग आएंगे और सभी की सभी एडवाइस हम कभी कभी समझ भी नहीं पाते हैं, उसको हमें कभी कभी सही भी नहीं लगती। तो ये आपका पॉइंट होता है, या आपका डिसीजन होता है कि उसके बेसिस पे आपको क्या डिसीजन लेना है। तो ये जो 2 न्यूज़ थी मैं आपको बताई। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आरबीआई ग्रेड बी एक्स ऑफिसर्स हमारे यहाँ पर है, और ये हमारे जेन्यून यहाँ पे सिलेक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।